आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम साहब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। सभी का स्वागत है। दुष्यंत यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश जी हैं हमारे साथ, और आदित्य सिंह हैं हमारे पास। हमारे साथ बबलू कुमार जी हैं, निशा यादव हैं जी। और जो भी साथी हैं एक बार उनके नाम। निशा यादव जी के बाद मुझे नाम दिख ही नहीं रहे हैं। ओके, ठीक है। भारती जी हैं, योगेश कुमार जी हैं, राहुल हैं, अंकित पटेल जी हैं, शिखा हैं, अंजलि हैं, पिंकी हैं, सोनम जी हैं, और ठीक है, बहुत सारे साथी हैं हमारे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका बहुमत का प्रकार। और ये जो टॉपिक है ना, बहुमत का प्रकार, एक्चुअली ठीक है, ये आपने इससे पहले ना कभी पढ़ा होगा ना कभी सुना होगा, है ना। अब स्वाभाविक सी बात है, एक क्यूरियोसिटी मन में होगी कि सर ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, आप इसके बारे में समझाइए। तो मैं बिल्कुल समझाता हूँ। देखिए बच्चे, हमारी संसद में या राज्यों के विधानमंडल में जब कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पास होता है, ठीक है ना, तो उसके पास होने की, उसके स्वीकृत होने की कुछ शर्तें होती हैं। जैसे कि एक नंबर होता है कि अगर इस विधेयक को अगर इतने नंबर मिल जाएंगे तो ये विधेयक पास हो जाएगा। लेकिन वो कितने नंबर होने चाहिए, ये डिपेंड करता है कि उस पर किस प्रकार का बहुमत कार्य कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? नहीं आई समझ में, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। जी, ओके। पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, मुझी से पढ़ा होगा। ठीक है, इतनी भी बात कंफर्म है, अगर पहले कभी पढ़ा है तो। जी, किशन देखिए, मैंने देखा कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने जो है ना, इनको अनुसूचियों को, आपने इन भागों को एक बड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया है। मेरे भाई, अभी केवल मैंने भाग और अनुसूचियां बताने के संदर्भ में आपको पढ़ाई हैं कि कौन सा भाग और कौन सी अनुसूची की विषय वस्तु क्या है, केवल बताने के संदर्भ में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और जो आप बोलते हो ना कि सर थोड़ा सा, एक कमेंट मैंने ये भी देखा, वो बोल रहे थे कि सर जो है ना, काफी आपने ऊपर से। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि मैंने बोला आपको कि केवल मैंने बताने के उद्देश्य से कि ये जो भाग और अनुसूची हैं, इनका नाम क्या है। ठीक है, एक बार आपको इनके नाम के बारे में और इनके जो प्रावधान है उनके बारे में आपको कंफर्म हो जाए, तो इस उद्देश्य से, है ना। और आपके एग्जाम में इसी उद्देश्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, भारतीय संविधान के भागों से, अनुसूचियों से। अगर मैं पहले दूसरे लेक्चर्स में, वास्तव में जो मैंने प्लान किया था ना, वो मैंने प्लान किया था शासन व्यवस्था और राज्य की अवधारणा को पढ़ाने का। देखिए, शुरुआत के 3 लेक्चर्स में, और अगर मैं वो पढ़ा देता तो कमेंट बॉक्स में अगर 1,000 कमेंट होते तो उसमें 999 कमेंट यही होते कि सर क्या पढ़ा रहे हो, सब कुछ ऊपर से चला गया। ठीक है, तो मुझे बड़ा सावधानी से पढ़ाना पड़ता है। संस्था के द्वारा मुझसे ये बोला जाता है कि सर बहुत डिटेल में मत जाना प्लीज। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है जी, क्लियर है। और धीरे 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 हम डिटेलिंग पे आएंगे। जिस दिन डिटेलिंग पे आएंगे, देखिए, उस दिन आप वास्तव में समझ जाएंगे कि आप पॉलिटी में किस लेवल की पॉलिटी को पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन वो डिटेलिंग में हम तब आएंगे जब हम आपका आधार तैयार कर देंगे, बिल्कुल। जब आप उस मन स्थिति में होंगे कि आप उस चीज को समझ पाएंगे, तभी मैं डिटेलिंग में आऊंगा। अन्यथा तब तक मैं आपके फैक्ट को, तब तक मैं आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करूंगा। देखो, उसके बाद ही डिटेलिंग पे आऊंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। दूसरा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कल, जो हमारा यूट्यूब पर लास्ट डेमो लेक्चर था, उसमें कि सर चाहे कुछ भी हो जाए हम 2 स्टार लेकर आएंगे। आओ तो यार, मिलना जरूर। क्लियर है? तो वेरी गुड मॉर्निंग, आइए। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, बहुमत के प्रकार। तो मैंने भैया जी आपको क्या बोला, बहुमत के प्रकार में मैंने क्या आपको बताया, इस बात को आप समझिएगा। बहुमत, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे मेजोरिटी। मेजोरिटी, बहुमत, है ना। जहां पर भी इंग्लिश टर्म की आवश्यकता होती है, वहां पर मैं इंग्लिश टर्म को बोल देता हूं। दोनों भाषाओं में लिखना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, आप इस बात को समझना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। बहुमत, अब ये है क्या भैया बहुमत? तो मैंने बोला कि भाई, सदन में
चाहे वह सदन लोकसभा हो, राज्यसभा हो या राज्यों के विधानमंडल में विधानसभा या विधान परिषद हो, सदन में अगर कोई भी विधेयक पास होना है, देखिए ध्यान रखना, लेकिन नंबर फर्स्ट, अगर किसी भी हाउस में सदन में कोई भी विधेयक पास होना है, पास होना है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर सदन में सर कोई भी विधेयक कैसा हो रहा है, ठीक है, पास हो रहा है सदन में कोई भी विधेयक, तो वो जो विधेयक जो सदन में पास हो रहा है, ठीक है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर्स चाहिए। कोई विधेयक जो पास हो रहा है उसके लिए क्या चाहिए बच्चे, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स चाहिए, स्पेसिफिक नंबर्स। अगर वह नंबर्स मिल जाते हैं तो वह विधेयक पास हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कोई धन विधेयक आया सदन में, और अगर उस धन विधेयक के लिए, ठीक है, इतनी वोटिंग हो जाती है उसके पक्ष में, ठीक है, एक सर्टेन वोटिंग हो जाती है उसके पक्ष में, तो वो विधेयक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, अन्यथा वो पास नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक नंबर्स चाहिए, कुछ सर्टेन नंबर्स हमें चाहिए, और वो जो सर्टेन नंबर चाहिए वो किस पर डिपेंड करते हैं बच्चे, वो निर्भर करते हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पर, बहुमत के प्रकार पर। वो निर्भर करते हैं भैया जी किस पर, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, बहुमत के प्रकार पर। ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पर, बहुमत के प्रकार पर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बहुमत के प्रकार क्या होता है, दिमाग में एक इसका खाका तैयार हुआ होगा। क्लियर है? अब जैसे यहां पर देखते हैं कि सर ये जो बहुमत होते हैं, ये होते हैं मेरे प्यारे बाबू, ठीक है, तीन प्रकार के मोटा मोटी, ठीक है। एक तो सदन में कोई भी विधेयक पास होने के संदर्भ में कोई हमें स्पेसिफिक नंबर्स चाहिए, और वो स्पेसिफिक नंबर्स कितना होना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटी कैसी है। दूसरा, ठीक है, किसी भी पदाधिकारी को हटाने के संदर्भ में भी हमें बहुमत की आवश्यकता होती है, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी पदाधिकारी को, ठीक है, क्लियर है ना बच्चे? तो किसी भी पदाधिकारी को अगर हमें हटाना है, हटाने के संदर्भ में भी हमें कुछ सर्टेन नंबर चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना, जब हम किसी भी पदाधिकारी को हटाते हैं तो संवैधानिक शर्त ये होनी चाहिए कि वह संसद के द्वारा हटाया जाएगा, वह पदाधिकारी इसके द्वारा, संसद के द्वारा हटाया जाएगा, हटाया जाएगा वह पदाधिकारी। जैसे सीएजी हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हो गए, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति पर भी महाभियोग संसद के द्वारा लगाया जाता है ना बच्चे, संसद ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उसे हटाती है। या फिर उपराष्ट्रपति हो गया। तो ये जो पदाधिकारी जो संसद के द्वारा हटाए जाते हैं, ठीक है भैया, तो वो कितने वोट चाहिए, वो कितने नंबर चाहिए कि जिनके माध्यम से आप उनको हटा सकते हैं, तो ये भी किस पर डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चे कि वो बहुमत का प्रकार कैसा है, ठीक है, कि कितने सर्टेन नंबर्स चाहिए। तो ये सर्टेन नंबर्स चाहिए, ये भी किस बात पर निर्भर करता है कि बहुमत का प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पर, बहुमत के प्रकार पर। मैंने एक बात नोटिस की है, वो ये कि जब मैं किसी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पढ़ाता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे आप लोग, ठीक है, एक बात, एक सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं किसी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने यूपी पुलिस में भी पढ़ाया है, आप सभी को पता है, आपके यहाँ पे भी मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, यूपी पुलिस में मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था, अगर आप में से कोई होंगे तो वहाँ पर आपने मेरी ज्योग्राफी पढ़ी होगी। मानसिक अभिरुचि भी मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, चाहे यूपी एसआई हो या फिर यूपी पुलिस हो। तो मैंने एक बात नोटिस किया कि बच्चों को इस बात की बड़ी दिक्कत होती है कि सर एक क्रम में लिखो, हम लोग नोट्स बनाएंगे। ये आप लोग यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए नहीं आए, आप लोग यहाँ पर समझने के लिए आए। नोट्स तो संस्था संस्था आपको दे ही रही है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाएं। तो इतना तो मैं अच्छा लिखता हूँ, इतना खराब भी नहीं लिखता बच्चे, ठीक है। तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस मत करो, फोकस ये करो कि मेरा कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। नोट्स हम लोग दे ही रहे हैं, उन नोट्स से आप लोग जो है ना क्लास के बाद में आप उन्हें उतार लो। लेकिन अगर फिर भी आप साथ के साथ बना के भी चलो, बहुत अच्छी बात है अपनी हैंडराइटिंग में, जैसे कि मैंने बोला, लेकिन ध्यान आपका ये होना चाहिए, ठीक है ना। और आज का ये जो टॉपिक है, कठिन टॉपिक है, ये बच्चे जो आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले भी छात्र होते हैं ना, उनके समझ में नहीं आता, इसलिए पीसीएस में मैं इसे सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ। मुझे चूंकि आप लोगों से बहुत उम्मीद है, मैं आपको पीसीएस के अभ्यर्थियों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ समझ रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये बात सही है ना, समझ में आ रही है, क्लियर है।
तो भैया जी हमने ये देखा कि भाई बहुमत तो सदन में कोई भी विधेयक पास होना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स चाहिए, या फिर हम किसी भी पदाधिकारी को हटा रहे हैं जो कि संसद के द्वारा हटाया जाना है तो हमें कुछ स्पेसिफिक नंबर्स चाहिए, और वो डिपेंड करेगा किस पर, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पर, बहुमत के प्रकार पर। अब आप कह रहे होंगे सर हाँ अब आप ये भी बता दीजिए कि कितने प्रकार के बहुमत होते हैं। तो मैंने जैसे कि मोटा मोटी बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चे जिसको हम कहते हैं साधारण बहुमत, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम जनरल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, जनरल मेजोरिटी। सबसे पहला ये हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ, साधारण बहुमत। आपने अगर थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपने ये सुना होगा कि जैसे कोई भी साधारण विधेयक है, कोई भी जनरल बिल है, या फिर कोई भी मनी बिल है, धन विधेयक है, या फिर कोई भी वित्त बिल है, फाइनेंस बिल है, वित्त विधेयक है कोई भी, तो वह संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित होता है। ये सुना है ना आपने, जब कभी भी पढ़ा होगा आपने, तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे धन विधेयक है तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आता है, और लोकसभा से वह साधारण बहुमत से पारित हो जाने के बाद राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से भी सेम इसी प्रकार की प्रक्रिया से, मतलब राज्यसभा से भी वह साधारण बहुमत से पास होकर फिर कहां चला जाता है भैया, राष्ट्रपति। क्योंकि उस पर पहले से ही राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति होती है तो फिर वह पास हो जाता है, कानून बन जाता है। तो साधारण विधेयक क्या है ये हमें समझना है। दूसरा होता है इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। दूसरा ये होता है भैया, है ना, प्रभावी बहुमत। ये हमें समझना है कि सर प्रभावी बहुमत क्या होता है। इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी का हम यूज जो करते हैं वो संसद के अधिकारियों को हटाने के लिए करते हैं। बाकी का इफेक्टिव मेजोरिटी कहीं पर भी नहीं आई, इफेक्टिव मेजोरिटी केवल संसद के पदाधिकारियों को हटाने के संदर्भ में यूज हुई। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे विशिष्ट बहुमत के बारे में, विशिष्ट बहुमत के बारे में, और इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे स्पेसिफिक मेजोरिटी, स्पेसिफिक मेजोरिटी। उस हाँ यस स्पेसिफिक मेजोरिटी, यस इंग्लिश में विशिष्ट बहुमत। अब ये जो विशिष्ट बहुमत होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये 3 प्रकार का होगा, ठीक है। विशिष्ट बहुमत फर्स्ट टाइप का, फर्स्ट टाइप, विशिष्ट बहुमत सेकंड टाइप, और विशिष्ट बहुमत थर्ड टाइप, तीसरे प्रकार का। अब इनकी एक विशेषता है, ठीक है, मैं आपको विशेषता बता दे रहा हूं, ठीक है। इनकी वो विशेषता क्या है ये आप समझना भैया, है ना। चलो, तो जितने भी मेरे भाई हैं वो इसकी विशेषता को समझना। विशेषता ये है कि जैसे जैसे आप साधारण बहुमत से प्रभावी बहुमत होती हुई विशिष्ट बहुमत, और विशिष्ट बहुमत में भी प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार की तरफ आप जाएंगे, ठीक है ना, तो जो इसकी कठिनाई है, जो इसकी कठिनता है वो बढ़ती चली जाती है। कठिनाई कठिनता क्या होती है, जैसे मान के चलिए कि अगर, ठीक है, किसी भी ऐसे विधेयक को जिसे साधारण बहुमत से पास होना है, अगर उसके लिए 100 वोट की जरूरत है, कितने वोट की, 100 वोट की। जैसे कोई भी बिल जो कि एक जर्नल बिल है, मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, लेकिन एक्चुअली उसके पास होने की शर्त यह है कि भाई वो साधारण बहुमत से पास होगा। तो साधारण बहुमत से पास होने के लिए मान के चलिए सपोज दैट कि हमें 100 वोट की आवश्यकता है, ठीक है ना। और अगर बच्चे प्रभावी बहुमत होता वहां पर, अगर वह साधारण बहुमत से पारित ना होकर प्रभावी बहुमत से पारित हो रहा होता, तो वहीं पर अब 100 की नहीं बल्कि 100 से ज्यादा वोटों की जरूरत पड़ती। मतलब सेम बिल है, अगर सेम बिल साधारण बहुमत से पारित हो रहा है तो 100 वोट चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो साधारण बहुमत है ये बाकी के सभी प्रकार के बहुमत की तुलना में सिंपल है। ये जो साधारण बहुमत है ये बाकी के दोनों प्रकार के बहुमत की तुलना में सिंपल है, कम वोट चाहिए। लेकिन अगर सेम वही बिल प्रभावी बहुमत से पारित होता मुन्ना, तो और ज्यादा हमें वोट चाहिए थे उसके लिए, ठीक है ना, और ज्यादा वोट चाहिए थे। और अगर वह प्रभावी नहीं बल्कि विशिष्ट बहुमत से पारित होता, तो हमें विशिष्ट बहुमत से पारित होने के केस में और ज्यादा वोट चाहिए थे, और ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो वोट चाहिए अगर हमें, तो वह तृतीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत के लिए चाहिए। तृतीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत के लिए हमें सबसे ज्यादा वोटों की आवश्यकता होती है, हमें सबसे ज्यादा सीटों की आवश्यकता होती है। आप ये मान के चल सकते हैं। तो पता है, जो हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं, जो हम राष्ट्रपति साहब को हटाते हैं बच्चे, जो उनकी हटाने की प्रक्रिया है, उसमें हम तृतीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत का ही प्रयोग करते हैं। पता है आपको किसका? तृतीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत का ही हम उसमें प्रयोग करते हैं। ये बताइए समझ में, अभी मोटा मोटा आप समझे। चलिए
अब हम एक उदाहरण के तहत लेकर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल मेजोरिटी के बारे में, साधारण बहुमत के बारे में। जनरल मेजोरिटी, साधारण बहुमत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। सबसे पहले हम साधारण बहुमत समझेंगे। अब साधारण बहुमत समझने के लिए या प्रभावी बहुमत समझने के लिए, विशेष बहुमत समझने के लिए हम एक आंकड़ा लेके चलते हैं, एक आंकड़ा। लेकिन आंकड़ा को लेकर चलें, ठीक है, तो मैं आपको दो चीजें बता दूं। एक बच्चे में आपको अभी से लोकसभा की संरचना बता दूं, ठीक है। सबसे पहले द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की संरचना के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में डिस्कस किया गया है बाबू, ठीक है। और यहीं पर मैं आपको क्या बता दूं, राज्यसभा की संरचना बता दूं, जिससे कि आगे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। राज्यसभा की संरचना, ठीक है, जो आर्टिकल 80 में है। दूसरा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को इस तरह से समझेंगे कि एक टीचर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट नहीं होता, ठीक है, कि जो रट के आया है या फिर कोई कॉपी या किताब खुली हुई है, ठीक है, और जो भी उसमें लिखा हुआ है वह क्रम से पढ़ाता हुआ चला जाए। एक टीचर वह टीचर नहीं होता। एक टीचर ऐसा टीचर होता है कि अगर उसे लगता है कि इस पॉइंट को मैं वहां से कनेक्ट कर सकता हूं, तो वो पुरानी 2-3 स्लाइड पे जाए और फिर वहां से कनेक्ट करे, ठीक है ना बच्चे। क्योंकि एक टीचर का उद्देश्य क्या होता है कि अपने बच्चों को मैक्सिमम समझाना है। चाहे अगर उसने पहली स्लाइड पे कुछ लिखा हुआ है और उस पहली स्लाइड का कनेक्शन लास्ट वाली स्लाइड पे कुछ लिखी हुई चीज से है, तो वहां पर वो टीचर उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करेगा। देखिए, आपने अक्सर कभी अगर किसी बड़े टीचर से पढ़ा होगा, जो महान टीचर्स हैं, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर, ठीक है, जैसे कि आपके फिलॉसफी के लिए, एथिक्स के लिए आपके धर्मेंद्र सर, ठीक है, जो बहुत बड़े टीचर्स हैं। तो आपने दो चीजें देखी होंगी, एक तो वो राइटिंग पे बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका उद्देश्य बच्चों को समझाना है ना। और दूसरी सबसे प्रमुख बात क्या होती है कि वो कनेक्ट करके चलते हैं। तो आप इस बात को समझना, लेकिन मैं महान नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा भी टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं लगातार ठीक है बन रहा हूं, ठीक है। तो ये बात आप समझिएगा। ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि आप लोगों के खासकर वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में यही कमेंट होते हैं। पीसीएस वाले बच्चों के कमेंट ये हो ही नहीं सकते। ये मान के चलिए, उनका ये कमेंट नहीं हो सकता कि सर आपने वहां से कनेक्ट किया, नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, कभी नहीं हो सकता उनका ऐसा कमेंट, ठीक है। यस, आइए अब यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल इस, ठीक है, जो आपकी जो चैट चल रही है, ठीक है, आपकी ये चैट बिल्कुल अब खत्म हो जानी चाहिए बच्चे, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए इस चैट को, और अब आप यहां पर फोकस करेंगे, ठीक है बाबू, यहां पर आप इसे देखेंगे। मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं। साधारण बहुमत मान के चलते हैं कि साधारण बहुमत क्या है। तो हमने लिया कि हम पहले लोकसभा राज्यसभा की संरचना को पढ़ लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा की संरचना क्या है। तो देखिए, जब हम संरचना के बारे में बात करेंगे, तो एक होता है बेटा अधिकतम सदस्य संख्या, कितनी, मैक्सिमम, अधिकतम। और दूसरी होती है कि भाई वर्तमान में कितनी है, चाहे आप लोकसभा को लेके चलो या राज्यसभा को, वर्तमान में, ठीक है। एक होती है अधिकतम और दूसरी होती है वर्तमान, दूसरी होती है वर्तमान, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब जब हम अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा के संदर्भ में बात करेंगे, तो लोकसभा में बोला है कि बेटा अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी, 552, ठीक है, 552। अगर आप इसका भी चाहते हैं कि मैं कैटेगरीशन कर दूं कि 552 कहां कहां से आएगी, तो मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये जो 552 है बच्चे, इन 552 में सबसे पहले दो तो जो होंगे वो एंग्लो इंडियन होंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि हमने 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की व्यवस्था को अभी स्थगित कर दिया है। मैं ये नहीं बोला समाप्त कर दिया, स्थगित कर दिया है। 104वां संविधान संशोधन पढ़िए, ठीक है, उसमें पता चलेगा कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाना था, तब जबकि उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो। अगर लोकसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने का एक अधिकार था, ठीक है। और हर 10 वर्ष बाद इसको रिव्यू किया जाना था। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 331 में था प्रावधान। मैं बता देता हूं किसमें था बच्चे, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 331 में ये प्रावधान था, 331 में, 331 में प्रावधान था। और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इसको रिव्यू किया जाना था, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेके और 2020 तक, ठीक है, इसे रिव्यू किया गया। और जब रिव्यू किया गया तो लगा उन सरकारों को कि नहीं, 2 एंग्लो इंडियन की हमें लोकसभा में आवश्यकता है, ये मनोनीत होने चाहिए, तो वो मनोनीत होते गए। एक सेकंड,
हाँ बेटा, पीसीएस के ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रहा, यूपीएसआई के ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, तभी तो इसको सबसे पहले करवा रहा हूँ इस चैप्टर को। पीसीएस में मैंने बोला सबसे लास्ट में कराता था, इसलिए। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ध्यान दें, तो दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान था, और वो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर बेटा दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत, ठीक है, होते गए। हमने 104वें संविधान संशोधन से इसको समाप्त कर दिया, और बाकी के बचे कितने अब 550। अब ये जो 550 हैं, ये 550 दो जगह से आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना बाबू, ये 550 दो जगह से आएंगे। स्टेट से मैक्सिमम आ सकते हैं 530 राज्यों से, और 20 आ सकते हैं अधिकतम कहां से, यूटी से। तो 530 जो है वो मैक्सिमम स्टेट से आ सकते हैं, और यूटी मतलब आप समझ गए यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी से भैया जी कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 20 आ सकते हैं। अब वर्तमान पे चलते हैं कि भाई वर्तमान कितनी है। तो वर्तमान जो सदस्य संख्या है बच्चे वो है 543 वर्तमान में लोकसभा में, ठीक है, इन प्रेजेंट लोकसभा में 543 सीटें हैं, आप ये मान के चलिए। ठीक है, अब इन 543 में से ये ध्यान रखना, हम क्योंकि दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की व्यवस्था तो अब समाप्त हो गई, ठीक है, ये तो समाप्त हो गई। तो अब यहां पर जो स्टेट से आ रहे हैं वो आ रहे हैं 524 बच्चे, 524 स्टेट से आ रहे हैं, और बाकी के बचे हुए जो 19 हैं, 19 ही तो बचे, 19 कहां से आ रहे हैं, यूटी से। हालांकि मेरा गणित कमजोर है, लेकिन फिर भी इतना तो मैं समझाने में आपको कामयाब रहा हूंगा, है ना भैया जी। तो 524 स्टेट से और 19 यूटी से, तो ये हो गई व्यवस्था। अब हम राज्यसभा पे चलते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या बोली गई है कि राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या होगी 250 अधिकतम, जैसा कि प्रावधान है, ठीक है, संविधान में। इन 250 में से मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, 12 तो नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, नॉमिनेट मतलब नामित होते हैं, नॉमिनेट होते हैं मतलब मनोनीत होते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे कि 12 मनोनीत होते हैं। अब 250 में से 12 गए तो कितने बचे, 238, ठीक है ना। तो 238 जो है, 238 आएंगे राज्यों से, राज्यों से। अच्छा, अब यहां पर कई बार एक बार प्रश्न पूछा था आपके यूपीएसआई में ही, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है 2021 का, नहीं 2017 का स्टेटमेंट का था, पूछा था कि राज्यसभा से जो सदस्य आते हैं वह विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। लेकिन क्या यूटी से भी, यूनियन टेरिटरी से भी राज्यसभा से सदस्य आते हैं? क्योंकि भाई यूटी में तो विधानसभा नहीं होती, राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, तो यूटी में तो विधानसभा नहीं है 3 यूटी है जहां पर विधानसभा है, उन 3 यूटी से बच्चे राज्यसभा में सदस्य आएंगे, ठीक है, दिल्ली एनसीटी, ठीक है, इसको बोलते हैं, देखो बेटा दिल्ली क्या है, दिल्ली राज्य के रूप में उसका नाम है एनसीटी दिल्ली, राज्य के रूप में दिल्ली को एनसीटी दिल्ली कहते हैं। वैसे आप बेशक बोल दो कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है, तो वो नई दिल्ली क्या है, एक सिटी है, लेकिन जो राज्य है, राज्य का नाम एनसीटी दिल्ली है। ये पहली बार आपको पता चला होगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों का। सिटी न्यू दिल्ली है, तुम्हें पता था बेटा? नहीं, सिटी दिल्ली है, और वो स्टेट जो है, वो जो यूटी है, उसका नाम एनसीटी दिल्ली है, ठीक है, जिसको हमने 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से, ये समझ लेना, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना अगर चाहो तो, पूछा गया प्रश्न है ये भी। दूसरा, पुद्दुचेरी में भी है विधानसभा, तो पुद्दुचेरी से भी आएंगे राज्यसभा में सदस्य। और बच्चे एक और यूटी है जहां पर विधानसभा का चुनाव हो गया, और वहां पर भी विधानसभा गठित हो गई, और वह यूटी कौन सा है भैया, जम्मू कश्मीर। क्लियर हुआ, जम्मू कश्मीर, तो ये है। अच्छा, वर्तमान में कितने हैं इसमें, वर्तमान में 245 है, 245 वर्तमान में है, तो 12 तो वो हो गए नॉमिनेट वाले, 12 तो बच्चे नॉमिनेट वाले हो गए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया 12 नॉमिनेट। अब बचे कितने, 233, 233 कैसे होंगे, ये इलेक्टेड होंगे, मतलब ये निर्वाचित होंगे, इलेक्टेड होंगे मतलब बच्चे ये निर्वाचित होंगे, ठीक है। अब मुझे बताएंगे क्या यहां तक किसी को कोई इश्यू है, ये समझ गए आप लोकसभा और राज्यसभा की संरचना, ये समझाना बहुत जरूरी था, ठीक है, क्योंकि इसे समझाए बिना मैं यहां पर साधारण बहुमत पर नहीं आ सकता। तो इस बात को आप सभी भैया जी समझ गए, प्लीज एक बार बताएंगे, मेरे जितने भी साथी हैं इस बात को समझे बेटा? चलिए, अभी तक गुड मॉर्निंग ही चल रहा है, पहली बार सुना है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई ध्यान, कोई मतलब कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं मैं बता देता हूं बेटा। एंग्लो इंडियन का मतलब है, जैसे मान के चलिए बेटा, तुम यहां पे आओ, एक मिनट मेरे पास आओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, परेशान मत, अरे तुम अच्छे लग रहे हो। जैसे ये भैया है,
ठीक है, मान के चलिए ये भैया है, ये अभी यहाँ पे कुर्सी पे बैठी हुए हैं, ठीक है, इनके कंधों पे स्ट्रीमिंग की जिम्मेदारी है। तो ये है, ठीक है, क्या नाम है? अमित नाम है इनका भैया का। तो अमित भैया जो है, मान के चलिए एक एग्जांपल, अमित भैया अगर इनके पिताजी यूरोपीय मूल के होते, यूरोपीय मूल का मतलब है कि अगर इनके पिताजी पोलैंड के होते, ठीक है, ब्रिटेन के होते, या फिर फ्रांस के होते, स्पेन के होते, जर्मनी के होते, यूरोपीय मूल के होते इनके पिताजी, और माताजी इनकी भारतीय मूल की होती, तब ये एंग्लो इंडियन कहलाते। ठीक है, थैंक यू। तभी एंग्लो इंडियन कहलाते। अब आप मुझे बताएंगे क्या राहुल गांधी एंग्लो इंडियन है? आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आप मुझे इसका जवाब देंगे, क्या राहुल गांधी एंग्लो इंडियन है या नहीं? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, राहुल गांधी एंग्लो इंडियन नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी तो भारतीय मूल के थे, और उनकी जो माता है सोनिया गांधी, एक्चुअली सोनिया गांधी यूरोपीय मूल की थी, तो उल्टा हो गया, राहुल गांधी एंग्लो इंडियन नहीं है। क्लियर हुआ ये बात? अब कोई भी आपसे बोले कि राहुल गांधी एंग्लो इंडियन है, आप कह देंगे नहीं भाई, राहुल गांधी एंग्लो इंडियन नहीं है। ठीक है, आप इस बात को बता देंगे। आइए, अब एक बार मैं फिर से बताता हूं, ठीक है, आप में से जिस किसी को भी थोड़ी सी दिक्कत है, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, कोई इशू नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, साथ साथ मिलके पढ़ेंगे भैया, और ऐसा पढ़ेंगे कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। 3 लेक्चर्स हुए, उसमें भारतीय संविधान की भाग और अनुसूचियां हमने पढ़ी, ठीक है, उससे संबंधित हमने प्रश्न भी देखे थे। यहां से जो प्रश्न बने हैं ना बच्चे, वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जब आप संसद पढ़ोगे। यहां से जो प्रश्न बने हैं वो संसद में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए यहां के प्रश्नों को हम तब पढ़ेंगे जब संसद को देखेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन इस चैप्टर को आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, खासकर यूपीएसआई वालों के लिए बहुत जरूरी है। तो बहुमत, ठीक है, सदन में कोई भी विधेयक पास होना है, तो यदि सदन में कोई भी विधेयक पास होना है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की आवश्यकता होती है, और वह जो स्पेसिफिक नंबर है वो क्या होगा? वो स्पेसिफिक नंबर जो होगा बच्चे, वो स्पेसिफिक नंबर क्या होगा? तो ये किस पे डिपेंड करता है? वह डिपेंड करता है बहुमत के प्रकार पर। वह डिपेंड करता है बहुमत के प्रकार पर कि वह स्पेसिफिक नंबर क्या होगा। मुन्ना, अब मेरी बात आप लोग समझे, मेरे सभी छोटे बहन भाई इस बात को समझ पाए कि वो स्पेसिफिक नंबर क्या होगा? डेट इज डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, बहुमत के प्रकार पर निर्भर करता है। या फिर आप किसी भी पदाधिकारी को हटाना चाहते हैं जो संसद के द्वारा हटाया जाएगा, कोई भी पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति संसद के द्वारा हटाए जाते हैं, पता है तुम्हें? उपराष्ट्रपति, ठीक है, ऐसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं बच्चे, वो भी संसद के द्वारा हटाए जाते हैं। तो जो पदाधिकारी संसद के द्वारा हटाया जाता है, तो अगर उसको संसद के द्वारा हटाया जाएगा तो कितनी वोटिंग चाहिए हमें, ठीक है, दोनों सदनों से, कि अगर उतनी वोटिंग हो जाती है, उतनी वोटिंग मिल जाती है, तो हम उसे हटा देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या? बहुमत के प्रकार, कि वो बहुमत के प्रकार पर निर्भर करता है। 3 प्रकार के बहुमत के प्रकार हैं, साधारण, प्रभावी और विशिष्ट। अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, बस आप इतना जानते हो कि अभी आपने यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की संरचना पढ़ी, द स्ट्रक्चर। अब हम साधारण बहुमत पर आएंगे। साधारण बहुमत के बारे में कहा जाता है प्रेजेंट, मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का, ठीक है, प्रेजेंट एंड, ठीक है, वोटिंग का 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड, ठीक है, वोटिंग। उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1, इसको हम साधारण बहुमत कहते हैं। सर सब ऊपर से चला गया, बताता हूं, चलिए। साधारण बहुमत क्या है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1, और मतदान करने वालों का मतदान करने वालों का 50% प्लस 1। 50% प्लस 1। भैया उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1, साफ नहीं आई बात समझ में? ठीक है, समझाऊ, समझाता हूं बच्चे। अब यहां पर देखना, राज्यसभा में मान के चलते हैं, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, तो हमने उदाहरण स्वरूप फॉर एग्जाम्पल,
हमने लिया राज्यसभा। अब यहां पर आपको समझ में आएगा राज्यसभा, ठीक है, ये उदाहरण लिया हमने बच्चे राज्यसभा का, ठीक है। प्लीज सब लोग यहां पर फोकस करना, हम राज्यसभा को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताएंगे राज्यसभा में वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है? बताइए मुझे, राज्यसभा में वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है, जरा बताइए बच्चे। ठीक है, मैंने बता रखा है आपको भाई, मैंने बता रखा है, बताइए कि राज्यसभा में वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है। बहुत अच्छी बात है, समझ आ रहा है बेटा, प्लीज बंद करो ये, ठीक है, आप लोग कमेंट करना यहां पे समझो। सर, वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 245 है, सबसे पहले बबलू कुमार ने बोला है जी। बबलू कुमार बोल रहे हैं कि सर वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है वो 245 है, ठीक है, 245 कुल सदस्य संख्या है। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, ठीक है, क्या जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, वो सारे सदस्य जब सदन प्रारंभ होता है, जब सदन की बैठकें स्टार्ट होती हैं तो सारे सदस्य उपस्थित होते हैं, ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। जैसे 245 सदस्य हैं टोटल राज्यसभा में वर्तमान में, और जैसे मान के चलिए कि सदन में, ठीक है, कोई भी बैठक हो रही है, सदन चल रहा है, तो सारे सदस्य उपस्थित नहीं होते। जैसे कि आप इस क्लास में अभी तक एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, मान के चलिए 50,000, तो क्या 50 के 50,000 इस क्लास में आए हैं? नहीं, इस क्लास में आ रखे हैं, ठीक है, 8,000 9,000 बच्चे अभी वर्तमान में, ठीक है, सभी तो नहीं आए, जबकि एडमिशन 50,000 ने ले रखा है। ऐसे ही, ठीक है, अगर सदस्य संख्या 245 तो सभी उपस्थित नहीं होते। कोई मान के चलिए कि कोई अपनी पत्नी के साथ विदेश चला गया घूमने, ठीक, कोई किसी शादी फंक्शन में चला गया, उसकी भतीजी की शादी है उसमें चला गया, ठीक, कोई बीमार पड़ा हुआ है इसलिए नहीं आ रहा स्वास्थ्य कारणों से, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि मनी नहीं है सदन में जाने का, कौन वहां पर चैचे मैचे करे, ठीक, हम नहीं जा रहे, हम तो अपने घर पे ही रहेंगे। तो ऐसे करके ये तो हो गया टोटल। अब प्रेजेंट, ठीक है, उपस्थित, तो मान के चलिए कि बच्चे उपस्थित कितने हुए, उपस्थित हो गए 230, 15 सदस्य अनुपस्थित रहे, ठीक है, कुछ विदेश चले गए, कुछ की तबीयत खराब है, कोई अपनी भतीजी की शादी में चला गया, कोई आलसी है मैं नहीं जा रहा, अब तो जनता ने चुन लिया, अब क्या 5 साल बल्ले बल्ले मैं जाऊं या ना जाऊं मेरी मर्जी, ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है उसका। तो उपस्थित हो गए 230, लेकिन जो मतदान किया, ठीक है, वो कितने लोगों ने किया। अच्छा, अब एक और बात ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि जो उपस्थित है वो वोट ही करे, ये आवश्यक नहीं है कि जो उपस्थित है वो वोट ही करे। जैसे आप में से 8,000 लोग उपस्थित हैं इस क्लास में, क्या 8 के 8,000, ठीक है, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस क्लास को सुन रहे होंगे? नहीं, इन 8,000 में तो कोई ऐसा भी होगा, ठीक है, जो बीच बीच में इंस्टाग्राम खोल लेता होगा कि चलो देखूं यार क्या चल रहा है आजकल तड़कता भड़कता है, कच्चा बादाम, चलो ये तो पुराना हो गया, कुछ नया देख लेता हूं कि क्या चल रहा है। कोई ऐसा होगा कि फोन आ गया और फोन पे अर्जेंट में बोला कि ऐसा है, मैं घर से निकल के आई हूँ, पापा से ये बोल के कि कॉलेज जा रही हूँ, अगर मिलना है तो जल्दी आ जाओ, वहां पे भगत हलवाई के यहाँ बैठी हुई हूँ। क्लियर है? तो ऐसा भी फोन आ गया। अब जब ऐसा फोन आ गया तो कौन देखे क्लास, बाढ़ में जाए टीचर, भैया फोन आ रहा है कि कॉलेज जाने के बहाने आई है, भगत हलवाई के यहाँ बैठी हुई है, लस्सी पिलानी है, चाय पिलानी है, ठीक है, फटाफट से भागे। हो सकता है, नमस्ते भैया, ठीक है, हो सकता है कि फटाफट से भागे, ठीक है, ऐसे में, ठीक है, क्लास चलती रही, क्लास को बंद नहीं किया, जल्दबाजी इतनी थी कि क्लास को बंद करना भूल के क्लास चल रही है। यहां पर मास्टर जो 8,000 बच्चों को देख रहा है वो ये मान के चल रहा है कि ये सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे, कुछ तो ऐसे हैं जो इधर उधर भाग गए, ठीक है। तो ऐसे ही तो जितने उपस्थित होंगे क्या जरूरी है वो मतदान करें? नहीं। मान के चलिए बच्चे मतदान करने वाले लोगों की संख्या 220 थी, 10 लोगों ने मतदान नहीं किया, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया। अब आ जाओ आप यहां पर, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो अब यहां पर क्या बोला गया है साधारण बहुमत में? साधारण बहुमत में क्या बोला गया है? साधारण बहुमत में बोला गया है उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस वन। मतदान करने वालों का 50% प्लस वन, 50% प्लस वन, ठीक है, ये बोला गया है बच्चे। अगर कोई भी विधेयक जो साधारण बहुमत से पास होगा तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस वन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बताइए भैया, इसका मतलब क्या हुआ? तो अब हम राज्यसभा को फिर से उतारते हैं यहां पर,
कुल सदस्य संख्या राज्यसभा में वर्तमान में टोटल कितनी है? 245। उपस्थित कितने थे बच्चे? 230। 15 अनुपस्थित रहे, 230। और वोट किसने किया? ठीक है, वोटिंग किसने की? जो वोटिंग मेंबर्स थे उनकी संख्या थी 220। अगर कोई भी विधेयक जो साधारण बहुमत से पारित होना है तो हमें कितना चाहिए? 220 का 50%। 220 का 50% +1। किससे पढ़ रहे हो आप मैथ? राहुल सर से। ठीक है, इतना तो जानते होगे, राहुल सर से मैथ पढ़ रहे हो कि 220 का 50% +1 कितना होता है भैया? तो 220/2 कर दो, सीधा सीधा, है ना बच्चे? 220/2 कर दो। 220/2 किया, कितना हुआ? 110। 110 +1 तो मतलब आपको 111 वोट चाहिए इस कंडीशन में। ठीक है, अब देखो इस आंकड़े को हम लास्ट तक लेके चलेंगे कि अगर साधारण बहुमत से कोई भी विधेयक पारित होना है, अगर कोई भी विधेयक साधारण बहुमत से पारित होना है, उपस्थित और मतदान करने वालों की सदस्यों की संख्या अगर इतनी ही है, ठीक है ना बच्चे, तो हमें कितने वोट चाहिए? उसके लिए 211। अगर कोई विधेयक जो साधारण बहुमत से पारित होना है, उपस्थित 230 है, मतदान 220 लोगों ने किया, तो ऐसी स्थिति में हमें उस विधेयक को पारित होने के लिए 111 वोट चाहिए। 111 वोट। अब कौन कौन से विधेयक हैं जो साधारण बहुमत से पारित होते हैं? सवाल ये आता है सर। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक होता है साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक बच्चे? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक बिल्कुल साधारण सा विधेयक है। साधारण विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। दूसरा होता है बच्चे धन विधेयक। धन विधेयक किससे पारित होता है भैया जी? धन विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। एक होता है आपका वित्त विधेयक बच्चे। वित्त विधेयक, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ये जो मैं बता रहा हूं ये महत्वपूर्ण है। वो आपके लिए बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। फिर नेक्स्ट अगला विधेयक कौन सा है बच्चे? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। अच्छा, ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये क्या है बच्चे? हम इसी को बजट कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम लोग बजट कहते हैं बच्चे, है ना? हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। कहीं पर भी क्या बोला गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया। अरे भाई हो जा सही, चलो बेटा, ठीक है, उसे वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। इसके अलावा अनुदान की मांग है, द डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अनुदान की मांगों पर मतदान, वो भी साधारण बहुमत से होता है। अनुदान की मांगों पर मतदान, ये भी साधारण बहुमत से होता है बच्चे, ठीक है। और आपका विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, ठीक है। क्लियर हुआ? ये बात आई समझ में आप सभी को? अब आप बताएंगे कि सर कौन कौन से विधेयक, अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई बताओ कौन कौन से विधेयक साधारण बहुमत से पारित होते हैं, कोई भी पूछे मुन्ना कि बताओ कौन कौन से विधेयक साधारण बहुमत से पारित होते हैं, तो आप कहेंगे साहब ये रहे वो विधेयक जो साधारण बहुमत से पारित होते हैं, ठीक है। ये रहे वो विधेयक जो साधारण बहुमत से पारित होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे भैया जी ठीक कौन कौन से विधेयक है जो साधारण बहुमत से पारित हो रहे हैं? तो सर वो जो विधेयक है वह साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, अनुदान की मांगों पर मतदान है, और वह विनियोग विधेयक है। विनियोग विधेयक है। बेटा ऊपर करना जरा, मुझे कमेंट दिखाना। बेटा धन और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है? बस बस बस, चलो ठीक है, नीचे करता हूं। ओके सर, धन और वित्त विधेयक में मुन्ना देखो, सभी वित्त विधेयक, जितने भी वित्त विधेयक हैं मेरे प्यारे बच्चे, देखिए उनमें धन विधेयक और साधारण विधेयक दोनों के प्रावधान हो सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं कि वित्त विधेयक केवल व केवल धन विधेयक ही हो, क्योंकि उसमें साधारण विधेयक के भी प्रावधान होते हैं। लेकिन जितने भी धन विधेयक होते हैं बच्चे, ठीक है, उनमें किसी में भी साधारण विधेयक के कोई प्रावधान नहीं होते, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप ये कह सकते हैं कि जितने भी वित्त विधेयक हैं, जितने भी वित्त विधेयक हैं वो धन विधेयक तो होंगे ही होंगे, इस बात की शर्त है, क्योंकि उसमें धन विधेयक और साधारण विधेयक दोनों के प्रावधान है।
क्लियर है? तो इसको मैं आगे समझाऊंगा, धन विधेयक की परिभाषा भी बताऊंगा जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 109 में है, आर्टिकल 110 में उसके बारे में प्रावधान है कि वो उसको कैसे पास किया जाएगा। वित्त विधेयक के बारे में भी बताऊंगा मैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 117 में है, 2 प्रकार के वित्त विधेयक हमारे संविधान में स्वीकार किए गए हैं, उनके बारे में बात बताऊंगा। साधारण बहुमत, अब एक भैया का कमेंट है, बड़ा अच्छा कमेंट है, उन्होंने कहा कि सर आपने लिखा है उपस्थित और मतदान करने वालों का, आपने केवल मतदान करने वालों का 50% प्लस 1 निकाला है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्यों ऐसा किया है? क्योंकि लास्ट में है मतदान करने वालों का, उपस्थित तो इतने हैं लेकिन मतदान करने वालों का 50% प्लस 1। मैंने क्या लिखा है? उपस्थित और डैश, ठीक है, यहां पर डैश होगा बेटा, मतदान करने वालों का 50% प्लस 1, तो यहां पर जिन लोगों ने वोट किया है उनका 50% प्लस 1। क्लियर हुआ? ठीक है यार, देखो ये एक इंग्लिश वाला बच्चा है, ठीक है, ये बोल रहा है मुन्ना, ठीक है, देखो इसको कहेंगे जनरल बिल, इसको कहेंगे मनी बिल, इसको कहेंगे फाइनेंस बिल, इसको कहेंगे बजट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल, ठीक है ना, विवरण, विवरण को इंग्लिश में बोलेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण को बोलेंगे एनुअल फाइनेंशियल, अरे मेरे दिमाग से निकल गया बेटा, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, अनुदान की मांगों पर मतदान, वोटिंग ओवर द डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ठीक है, और ये हो गया आपका विनियोग विधेयक। चलिए ठीक है, तो कुछ इंग्लिश टर्म ऐसे हैं मुन्ना, कि हिंदी वालों के कुछ इंग्लिश टर्म ऐसे हैं कि अगर मान के चलिए कि किसी भी तरह की मुझे कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूंगा। यार देखो हम सब हिंदी मीडियम में ही, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम जितने भी लोग हैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम को ही लगातार पढ़ाते हुए आए हैं। हालांकि मैंने इंजीनियरिंग की है और वो पूरी 4 साल, ठीक है, अंग्रेजी में ही की है, बड़ी वेल नॉन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से की है, लेकिन इतने सालों से लगातार चूंकि हिंदी में है, तो ठीक है, आप भी एक बार जो है ना कोशिश करना कि अगर कोई भी टर्म ऐसा है, कोई भी ऐसा टर्म है, ठीक है, जो आपको नहीं पता, ठीक है, हिंदी वाला, तो आप उसे गूगल पे विनियोग विधेयक है आप उसे डाल लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया ना जी। हाँ, स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट, और ठीक है, विनियोग विधेयक को कहेंगे, यस वेरी गुड, विनियोग विधेयक को कहेंगे एप्रोप्रिएशन बिल, थैंक यू सो मच। स्टेटमेंट बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे, और विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। साधारण बहुमत, अब देखो दूसरा हम चलते हैं भैया जी प्रभावी बहुमत पे, इफेक्टिव मेजोरिटी पे, आइए। प्रभावी बहुमत, देखिए इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या कहती है? जैसे साधारण बहुमत कहता है उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी कहती है कुल सदस्य संख्या, ये ध्यान रखना मुन्ना, सुनना, कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत, रिक्तियों का बहुमत, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत, ठीक है, ये हो गया आपका इफेक्टिव मेजोरिटी, ये हो गया आपका प्रभावी बहुमत, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत, इसको क्या कहेंगे हम? इफेक्टिव मेजोरिटी, इसको हम लोग प्रभावी बहुमत कहते हैं, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत। अब ठीक है, समझिएगा आप इस बात को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से और बहुत गंभीर होकर। देखिए राज्यसभा, हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं राज्यसभा का, ठीक है, जब हम राज्यसभा का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं तो आप मुझे एक बताएंगे कि राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, टोटल बच्चे कितनी है? 245। ठीक है, टोटल का मतलब है वर्तमान में लेंगे, हम अधिकतम सदस्य संख्या को कभी नहीं लेते, हम वर्तमान को लेते हैं। तो राज्यसभा में, ठीक है, वर्तमान में कुल सदस्य संख्या इन प्रेजेंट जो टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने? 245। ये तो हो गया कुल सदस्य संख्या। तो कुल सदस्य संख्या हमारी समझ में आ गया 245 कुल सदस्य संख्या हो गई। फिर माइनस रिक्तियां, रिक्तियां का मतलब है वैकेंसीज, ठीक है, अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे वैकेंसीज, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स माइनस वैकेंसीज की मेजोरिटी। तो अब ये जो वैकेंसीज हैं, रिक्तियां हैं, ये क्या होती हैं? रिक्तियां, तो बेटा सदनों में रिक्तियां आप पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 में आप सदनों में रिक्तियों को पढ़ेंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा। और जैसा कि देखो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है, इसमें मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल भी मत कोशिश करना, देखिए, किसी भी एक आर्टिकल को याद करने की, ना मैं कहूंगा कि आप इस आर्टिकल को याद करो, बिल्कुल भी कोशिश मत करना, बस आप पूरे मनोभाव से क्लास को लेना, ठीक है, पूरे मन से आप क्लास को लेना। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि जब ये पॉलिटी खत्म होगी आपको लगभग 250 से 300 आर्टिकल याद हो चुके होंगे,
आप कोशिश भी मत करना, आपको तब भी याद हो चुके होंगे। आइए, ठीक है, अब हम बात करेंगे रिक्तियां। अब रिक्तियां क्या होती हैं सर, वैकेंसीज क्या होती हैं? तो वैकेंसी हो गया, मान के चलिए एक सदस्य ऐसा है बेटा, एक सदस्य ऐसा है जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो अगर बेटा एक सदस्य जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, जो मर गया, स्वर्ग सिधार गया, वैकेंसी हो गई, रिक्ति हो गई, वहां पर उस व्यक्ति की सीट तो खाली रहेगी। उसकी आत्मा तो आनी जाएगी कि सदन में कोई कार्रवाई चल रही है और माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आपने देखा कभी लोकसभा राज्यसभा में जैसे कार्रवाई चलती है, ठीक है, स्पीकर बैठे हुए हैं इस तरह से, सामने स्पीकर और सारे सदस्य ऐसे बैठे हुए होते हैं चेयर्स पे, ठीक है ना, इस तरह का, जैसे एक सिनेमा हॉल होता है ना, देखो उस तरह का पूरा बैठने का सिस्टम होता है। और जहां पर वो स्क्रीन लगी हुई होती है, जहां पर वो स्क्रीन होती है बच्चे, वो वहां पर इस तरह से एक सदस्य एक अध्यक्ष बैठे हुए हैं, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी का मतलब है इन द चेयर। अध्यक्ष हो सकता है, अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष हो सकता है इन द चेयर पर, उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाए सदन की अध्यक्षता करने के लिए। तो ऐसे पीठासीन अधिकारी, ठीक है, जहां पर स्क्रीन लगी हुई है वहां पीठासीन अधिकारी हैं और ऐसे सदस्य बैठे हुए हैं। अब कोई सदस्य जिसकी मृत्यु हो गई, उसकी सीट तो खाली है ना, क्योंकि उसमें सीटों का आवंटन होता है कि इस सदस्य की सीट है, इस सदस्य की सीट है, ठीक है, तो सीटों का आवंटन, तो उसकी तो सीट खाली है बच्चे। अब जब उसकी सीट खाली है तो ऐसा तो है नहीं उसकी आत्मा आके बैठ जाएगी कि चलो ठीक है भाई मैं तो चला गया। अब आत्मा आके देख रही है, अच्छा ये चल रहा है सदन में, ठीक है, तो कभी किसी को जाके परेशान कर दिया, कभी किसी की जाके चुटकी ले ली, ठीक, कभी किसी के कान में कुछ कर दिया, कभी किसी के माइक में बोल गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो सीट रिक्त हो गई ना। चलिए, तो रिक्तियां, एक सदस्य की मृत्यु हो गई, मान के चलिए बच्चे कि दो सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। हालांकि ये इतने बेशर्म होते हैं बेटा कि चाहे इनके ऊपर कितना भी घोटाले या भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, ये त्यागपत्र नहीं देते इन जनरल, ये रिजाइन नहीं देते, त्यागपत्र नहीं देते, ठीक है, ये इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि एक ऐसा आदर्श समाज है जिसमें ये सदस्य बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, और अगर इन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा और ये उसमें संलिप्त पाए गए तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, मान के चलते हैं, तो दो ने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। और दो लोगों को मान के चलते हैं, दो सदस्य जिनका कि निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन रद्द कर दिया। निर्वाचन आयोग ने बच्चे क्या किया, उनका निर्वाचन रद्द कर दिया। दो लोगों का निर्वाचन रद्द कैसे, कि जैसे क्वालिफिकेशन चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कि भाई 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। अब 30 वर्ष की हुई नहीं, चुनाव लड़ने की जल्दी थी, तो इन्होंने कोई डुप्लीकेट या जाली दस्तावेज बनवा लिया और वहां पर इन्होंने ये घोषित कर दिया कि हमारी आयु तो साहब 30 वर्ष हो चुकी है। और बाद में जब हाई स्कूल की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र देखा गया तो पता चला कि भाई ये तो अभी 29 साल के ही हैं, 30 साल इनकी आयु पूरी हुई नहीं, क्योंकि जल्दबाजी थी राज्यसभा का सदस्य बनने की। और ऐसी जल्दबाजी में इन्होंने एक झूठा घोषणा पत्र दाखिल कर दिया। ऐसी स्थिति में तो ऐसे लोगों का निर्वाचन रद्द हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। निर्वाचन रद्द होगा, निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेगा किसी भी सदस्य के निर्वाचन रद्द होने की। और जो भी बात मैं बोलता हूं ना, इन पॉइंट को लिखने के अलावा वो आप लिखते चले जाओ, ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। आप भैया आप दरोगा बनने जा रहे हो, जितने भी ठीक है लिपिकीय कार्य होंगे वो कांस्टेबल के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन उसके अंतिम इन्विजिलेटर एक थाने में आप ही होगे दरोगा, ये ध्यान रखना। और दिल्ली में तो जितना भी लिपिकीय कार्य होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं, वो दरोगा ही करते हैं, ठीक है। तो ये आदत आप अभी से देखो। एक मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात समझना। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस बात को समझो। एक टर्म होता है, क्योंकि मैं एथिक्स भी पढ़ाता हूं, तो उसमें एटीट्यूड। आप दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है, और मुझसे पॉलिटी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो एटीट्यूड है वो आपके अंदर आज ही से आ जाना चाहिए। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, और ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के संदर्भ में, ठीक है, जो उसके लिए एथिक्स है आपको उनका पालन अभी से कर लेना चाहिए। जैसे अभी से आपके जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, ठीक है, आत्मसंयम जैसे मूल्य अभी से आपके मन में उद्भव होने चाहिए। आप इसकी अभी से प्रैक्टिस करो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। तो रिक्तियां, अगर टोटल हम रिक्तियां देखें तो टोटल रिक्तियां कितनी हो गई, टोटल रिक्तियां हमारी हो गई 5, ठीक है। टोटल रिक्तियां कितनी हो गई, टोटल रिक्तियां हो गई 5, तो कुल सदस्य संख्या 245, रिक्तियां हो गई 5। अब आप क्या करेंगे, 245 - 5 इक्वल्स टू कितना, 240,
240 है ना भैया, रिक्तियों का बहुमत 240। अगर देखो कभी भी बोला जाए ना बच्चे का बहुमत, का बहुमत मुन्ना, कभी भी ये बोल दिया जाए का बहुमत, तो हमेशा आप क्या समझना कि वो कहने का मतलब है, वो बोल रहा है कि 50% प्लस वन। क्या बोल रहा है वो? 50% प्लस वन बोल रहा है। कभी भी अगर हो जाए का बहुमत तो इसका मतलब है कि आप कह देना कि 50% प्लस वन। तो भैया जी कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत। तो भैया जी अब रिक्तियों का बहुमत है तो 240 का बहुमत मतलब 240 का 50% प्लस वन। अब आप करो 240 का 50% बट्टे 2 प्लस वन, ये कितना हुआ बच्चे? 120 प्लस 1 121। तो अब आप देखिए अगर प्रभावी बहुमत की स्थिति है मुन्ना, देखो थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं आपको दिखाई दे। अगर प्रभावी बहुमत की स्थिति है मुन्ना तो उतने ही सदस्य थे, ठीक, कितने? 245, रिक्तियां थी 5, ठीक है, और आपको कितने वोट चाहिए? आपको 121 वोट चाहिए प्रभावी बहुमत से। ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रभावी बहुमत है इन सब में, इफेक्टिव मेजोरिटी। प्रभावी बहुमत से, ठीक है, कुल 7 पदाधिकारियों को हटाया जाता है, ये ध्यान रखना। प्रभावी बहुमत से कुल 7 पदाधिकारियों को हटाया जाता है। हटाया जाता है कुल 7 पदाधिकारी प्रभावी बहुमत के माध्यम से हटाए जाते हैं। कुल 7 पदाधिकारी बच्चे कौन से हैं देखो, तो आप यहां पर इनको बड़े अच्छे से याद कर लोगे। एक तरफ लिख दो लोकसभा, ठीक है, फिर लिख दो राज्यसभा, फिर लिख दो राज्यों की विधानसभा। बेटा एसी चला दे मुन्ना, बड़ी गर्मी लग रही है। फिर विधान परिषद, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो प्रत्येक राज्य में विधान परिषद हो ऐसा आवश्यक तो नहीं, केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद होती है। लो साहब, हमारे अधिकारों में कमी हो रही है, आगे हम मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे। कोई पानी की बोतल ही ले गया यहाँ से। ओके, ठीक है, क्लियर है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, तो इनके कुल मिलाकर इन सभी की ओवरऑल 7 पदाधिकारियों को हटाया जाता है, इनके 7 पदाधिकारी से हटाए जाते हैं, है ना। अब बेटा लोकसभा में कौन, ध्यान रखना मुन्ना, लोकसभा में कौन? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दो हो गए। एक अध्यक्ष हटाया जाता है इस प्रकार की प्रक्रिया से, और एक उपाध्यक्ष हटाया जाता है इस प्रकार की प्रक्रिया से। इसको बोलेंगे बच्चे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, दो हो गए हैं। राज्यसभा में आए, राज्यसभा में सभापति और सॉरी, राज्यसभा में केवल एक व्यक्ति, कौन बेटा? उपसभापति हटाया जाता है। राज्यसभा में केवल एक व्यक्ति, उपसभापति, वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन या चेयरमैन कुछ भी। राज्यसभा का केवल उपसभापति, राज्यसभा का सभापति इस प्रकार की प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता, राज्यसभा में केवल उपसभापति। आप कहेंगे साहब राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं हटाया जाता? क्योंकि बेटा आपको पता होगा राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा का सभापति चूंकि उपराष्ट्रपति है तो उसको उपराष्ट्रपति वाली प्रक्रिया से हटाया जाएगा, और उपराष्ट्रपति वाली प्रक्रिया अलग है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने वाली प्रक्रिया है ना, वैसे ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया वो भी आएगी द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत में, सेकंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजोरिटी में, मैं उसे भी पढ़ाऊंगा, है ना। तो देखो, अच्छा अगर अभी भी किसी के थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा कम, तो क्या करेंगे, एक बार लेक्चर को और पूरी ईमानदारी के साथ देखेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ एक बार और देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कठिन है, आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये तो आपने पहले भी पढ़े हैं, इनको आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो इसलिए उपसभापति, वाइस चेयरपर्सन, इसको हटाएंगे। विधानसभा का वही बच्चे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, विधानसभा के संदर्भ में भी दो, एक स्पीकर और दूसरे बच्चे डिप्टी स्पीकर, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर। और विधान परिषद का भी वही, विधान परिषद के दोनों अधिकारी, एक विधान परिषद का सभापति भी इसी प्रकार की प्रक्रिया से हटाया जाएगा,
और दूसरा विधान परिषद का उपसभापति भी इसी प्रकार की प्रक्रिया से हटाया जाएगा, सभापति और उपसभापति दोनों। ये है इफेक्टिव मेजोरिटी। बात समझ में आई? तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इफेक्टिव मेजोरिटी से ठीक है कितने लोगों को हटाया जाता है, तो आप कहेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी से टोटल 7 पदाधिकारियों को हटाया जाता है। और वो 7 पदाधिकारी जो इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाए जाते हैं वे लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के 2, राज्यसभा का 1, उपसभापति। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति को हम उपराष्ट्रपति वाली प्रक्रिया से हटाते। मुन्ना ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे राज्यसभा का केवल उपसभापति बता दिया, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, और विधान परिषद के सभापति उपसभापति दोनों। जी बहुत अच्छा समझ में आया सर, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए एक काम और हम लोग कर लेंगे। इसमें क्या है बच्चे कि देखिए क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है, लगातार चलेंगी, जबरदस्त तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, बढ़िया तरह से आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। साथ ही साथ क्लासेस के लास्ट में हम क्या करेंगे बेटा, उस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू भी करेंगे, जैसे कि हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, ये लास्ट तक करेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। जो हम शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं मुन्ना, वो आपकी कसम हम उस चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद लास्ट में एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। नॉट इवन यूपीएसआई बल्कि पीसीएस और आरओआरओ तक के हम क्वेश्चंस को कर लेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है, टॉपिक के लास्ट में। टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप है, कोई भी डाउट है आप मुझे ठीक है डाउट लिखिए, हालांकि कोई डाउट रहेगा ही नहीं मुझसे पढ़ने के बाद, यही तो मेन बात है यार, नहीं रहेगा डाउट, फिर भी रहता है आप उसे पढ़िए। लेकिन मैं क्या करूंगा बच्चे कि मेरा एक इंस्टाग्राम था, ठीक है, उस पर थे 1 लाख के आसपास फॉलोअर थे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, क्लास के लास्ट में आप सुन लेना, 1 लाख के आसपास फॉलोअर्स थे। किन्हीं कारणों से वो डिलीट हो गया, ठीक है, कुछ कारण थे, ठीक है, उसमें कुछ या तो वो कोई हैक हो गया या किसी सेकंड पर्सन के पास उसका एक्सेस था और उसने वो पासवर्ड लीक कर दिया, कुछ इस तरह से। तो अभी क्या है कि मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल होगा, ठीक है, उस पर इंस्टाग्राम हैंडल पर मैं जो है ना अपने इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लगा लूंगा, इंस्टाग्राम के डीपी पर, ठीक है, और सॉरी टेलीग्राम के डीपी पर मैं इंस्टाग्राम का वो लगा लूंगा। जब मैं आपके डाउट में जो है ना डाउट ग्रुप में आपके डाउट को सॉल्व करूंगा तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाना। तो हम लोग क्या करा करेंगे कि सप्ताह में एक बार हम इंस्टाग्राम के माध्यम से लाइव वो किया करेंगे, और लाइव फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लिया करेंगे, लाइव चैट करेंगे और लाइव चैट में क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पर अगर हम क्वेश्चन आंसर आपके लेने लगे तो इतनी तेजी से आपके क्वेश्चन आंसर चलेंगे कि हम नहीं भी ले पाएंगे, ठीक है। वहां पे आपका क्या है, आपने हैंड रेज किया कि सर मेरा कोई डाउट है, आपको कनेक्ट किया और आपने बता दिया कि सर मेरा ये डाउट है, या फिर आप लिख भी सकते हो, तो वहां पे इजी है, ठीक है। और बाद में हम उसको डिलीट भी कर देंगे, ठीक, कुछ दिनों बाद जब सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, उसको। लेकिन यहाँ पे अगर मान के चलिए कि हम लाइव क्लास में आपके डाउट लें तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? एक बार थम्स अप करो ये बात सभी साथी। अरे जो चलाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो चलाते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, जो चलाते हैं। सर कॉलेज में ऐसा क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि देखो कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं सरकारी मास्टर होते हैं, ठीक है, उनको उनकी सैलरी मिल ही रही है, वहां पे कोई रेटिंग सिस्टम नहीं है। या अगर कोई रेटिंग सिस्टम होता तो वो पढ़ाते, या फिर ठीक है उनको सैलरी इस आधार पे मिलती कि बच्चे उनसे कितने सेटिस्फाई हैं, तो वहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं, वहां पर उनको मिलती अच्छी खासी सैलरी, अब वो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, बस ये बात है बच्चे, इसलिए वो नहीं पढ़ाते। तो प्रभावी बहुमत क्या है ये हमने समझा है, और प्रभावी बहुमत से कुल 7 पदाधिकारियों को हटाया जाता है, ये भी हमने देखा, ठीक है। ये प्रभावी बहुमत है मुन्ना, ये प्रभावी बहुमत है। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। नहीं बेटा इसमें कोई वर्कशीट नहीं मिलेगी, मैथ में मिलेगी, रीजनिंग में मिलेगी, ऐसे विषयों में मिलेगी, ठीक है। पॉलिटी में वर्कशीट नहीं मिलेगी, पॉलिटी में वर्कशीट केवल इतनी है, ठीक है, ये बात आप समझना कि जो भी टॉपिक आपका खत्म होगा, जो भी चैप्टर आपका खत्म होगा, उसके खत्म हो जाने के बाद, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगाए जाएंगे,
ठीक है, ये आपकी वर्कशीट है। जी, ओके, चलिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप इस सेशन में बने रहे। ठीक है, एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना, रिकॉल कर लेना, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कल हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, और पार्ट 2 में मेरे प्यारे बच्चे जो है ना, कल हम विशिष्ट बहुमत को देखेंगे, है ना। और आप लोग एक बार टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ऐड हो गए होंगे, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डाउट ग्रुप वाला। ठीक है, वो आपको मिलता है, ये हमारी सबसे अच्छी विशेषता है बाकी का, जो हमें औरों से अलग करती है। ठीक है, और आपको भी कोई ना कोई ऐसी विशेषता अपने अंदर अपनानी पड़ेगी, जो आपको औरों से अलग करेगी, जो कंपटीशन में आपको सबसे टॉप लेवल पर लेकर जाएगी, वो आपको अपनानी पड़ेगी। चलिए, तो बहुमत के हमने प्रकार देखे, साधारण बहुमत हमने देखा, लोकसभा राज्यसभा की संरचना हमने देखी भैया जी यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने साधारण बहुमत को देखा कि हम कैसे साधारण बहुमत को निकालते हैं बच्चे। देखिए, साधारण बहुमत के संदर्भ में अगर हम देखें तो एप्रोप्रिएशन बिल हो गया, ठीक है, विनियोग विधेयक हो गया, अनुदान की मांगों पर मतदान, ठीक है, वोटिंग ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स, और हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण हो गया, हमारा फाइनेंस बिल हो गया, हमारा मनी बिल हो गया, और हमारा जर्नल बिल हो गया। ठीक है, टोटल इन बिल को हम साधारण बहुमत के माध्यम से लाते हैं। और साधारण बहुमत के माध्यम से और भी है, जब मैं भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ाऊंगा तो साधारण बहुमत के माध्यम से और भी बहुत कुछ होता है। जैसे किसी भी नए राज्य का गठन होना है, पुराने राज्य की सीमा में परिवर्तन होना है, उनके नाम में परिवर्तन होना है, क्षेत्र में परिवर्तन होना है, वो सब साधारण विधेयक से होता है, वो मतलब साधारण बहुमत से होता है वो सारी चीजें। फिर हमने प्रभावी बहुमत देखा, यहाँ पर प्रभावी बहुमत की हमने मैथमेटिकल, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन देखी। सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको समझ में आई, ठीक है, सारी चीजें। अगर आपसे कोई भी पूछे कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, आप कहेंगे लोकसभा के अध्यक्ष को प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। वो पूछे कि भाई प्रभावी बहुमत क्या होता है, तो आप कहेंगे भाई प्रभावी बहुमत होता है कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत होता है। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच।